हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 11th के मैथ के बारे में। क्लास 11th के मैथ के बारे में इसका सिलेबस हम बता चुके हैं कि क्लास 11th के मैथ का सिलेबस क्या है। मैथ का सिलेबस कंटेंट बताया जा चुका है, टॉपिक भी बता दिए हैं कि किस चैप्टर में कितना टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है। ये चीज़ हम पिछली वीडियो में बताए हैं। आप जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि चैप्टर क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर है। टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं? टोटल चैप्टर 16 चैप्टर पढ़ने हैं हम लोगों को। क्लास 11th में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? क्लास 11th में 16 चैप्टर पढ़ने हैं। 16 चैप्टर पढ़ने हैं। इस चीज़ों को हम बता दिए हैं पिछली वीडियो में। वहाँ सिलेबस भी बताए हैं, उसके कंटेंट को भी बताए हैं, उसके टॉपिक को भी बता दिए हैं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर है। सभी चीज़ हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ हम किसी भी चैप्टर को चालू कर सकते हैं। 16वें चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से हम लोग पढ़ सकते हैं, किसी भी चैप्टर को ले सकते हैं, किसी भी चैप्टर को पहले हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पहले पढ़ेंगे 5वें चैप्टर को। 5वां चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी 5वां चैप्टर को यहाँ हम देखेंगे कि 5वें चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या कंसेप्ट हैं। पहले उस चीज़ों को देखेंगे। किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके टॉपिक, उसके कंसेप्ट को समझ लेंगे, फिर उस पर कुछ एग्जाम्पल को समझ लेंगे, तब जाके क्वेश्चन को बनाएंगे तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। और जहाँ भी डाउट रहेगा उस कंसेप्ट को आप पूछ सकते हैं, उसको दोबारा से भी बताया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों मिक्स है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोग सुने होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप आप लोग जानते होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यानी जिसका घात 2 हो, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c होता है बराबर 0। यही ना द्विघात समीकरण होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आप लोग जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग नहीं जाने होंगे, मिला होगा, लेकिन आपको बताया गया हो कि नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर आप जानते होंगे, क्योंकि क्लास 10th का पहला चैप्टर क्या था? पहला चैप्टर रियल नंबर ही था। रियल नंबर के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। ये रियल नंबर हो गया। मान के चलिए यहाँ 9 ले लिए, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ±3 हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वैल्यू यदि रूट में है तो उसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो उसका क्या होगा? प्लस और माइनस दोनों में होता है। वही क्वेश्चन यदि ऐसे रहता, -√3 दे दिया रहता, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, -1 गुना √3। तो -1 का मान हो जाता है आयोटा, यानी आई हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे मिलेगा। आई में इमेजिनरी नंबर, इसको आयोटा भी बोलते हैं। ये √3, तो ये हो जाता है √3i हो जाता है, ठीक है। तो यही इमेजनरी नंबर होता है। यहाँ पे इमेजनरी नंबर के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। रियल नंबर आप लोग जानते हैं, जैसे √4 हो गया, √6 हो गया, √9 हो गया, √12 हो गया। ये सब क्या है? ये रियल नंबर है। या 6, 7, ये कोई भी संख्या ले लिए, ये सब क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में सभी संख्याएँ आता है, परिमेय संख्या भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है। ये सभी क्या होता है? ये सभी रियल नंबर होता है। लेकिन इमेजनरी नंबर जो है, इमेजनरी नंबर जो है बिल्कुल थोड़ा सा अलग है एकदम, क्योंकि इसमें आयोटा का मान आ जाएगा। आयोटा का मान हम लोग बता दिए कि आई का मान क्या होता है? √(-1) होता है। ये इमेजनरी नंबर होता है। इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं, ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को जब मिक्स कर देते हैं, तब जाके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को यदि हम लोग मिक्स कर देंगे, तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आप लोग समझ गए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब एक और नंबर मान के चलिए ले लिए हम लोग, यहाँ पे √6 ले लिए माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? √(-1) गुना √6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √(-1) का मान आई हो जाएगा, और ये √6 हो गया, तो √6i हो गया। आई बाहर है √6। तो आई को यहाँ पे आयोटा कहा जाता है। आई को क्या कहेंगे? आई = आयोटा, आयोटा बोलते हैं आई को।
ठीक है, आगे फिर से मिलेगा, हम जैसे नॉर्मली बता रहे हैं आप लोगों को कि समझ जाइए कि चैप्टर में करना क्या है। आगे हम थ्योरी बताएंगे तो सबका चीज़ मिलेगा, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैसेज कर दीजिएगा हमारे नंबर पे। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी चीज़ पर, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम, कहीं भी आप मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लास लिख के आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, तो आयोटा, आई को क्या कहेंगे, आयोटा कहेंगे, ये आप लोग समझ गए। बाकी आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब जानते होंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को ऑल काउंटिंग नंबर एज कॉल्ड नेचुरल नंबर होता है। ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक ये क्या होता है, नेचुरल नंबर। अनंत तक जितनी भी संख्या ले लीजिए सब नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। होल नंबर में क्या करेंगे, 0, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, इसको होल नंबर कहते हैं। यानी हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या और इसको होल नंबर यानी इसको पूर्ण संख्या कह देंगे। और एक होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के बारे में आप संख्या रेखा से समझ सकते हैं कि संख्या रेखा पे क्या होता है, ये नंबर लाइन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर लाइन। यहाँ पे 0 होता है, ये निगेटिव इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर, यानी इधर प्लस में 1 2 3 होगा इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस में 1 2 3 होगा इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, 0 के इस साइड के पार्ट को निगेटिव इंटीजर कहते हैं और इस साइड के पार्ट को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो इतना आप लोग जानते होंगे, ये बेसिक संख्याएं हैं, इस बेसिक संख्याओं को जानना जरूरी है, बेसिक नंबर है। ठीक है, और रियल नंबर के बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर आप लोग समझ गए, वहाँ पे हम बताए थे, और इमेजिनरी नंबर भी बता दिए हैं। और दोनों को यदि मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो हम लोग को एक चीज़ वहाँ प्राप्त होता होगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते थे तो ऐसे यदि आ जाता होगा x² + 4 = 0, तो इसका यदि मान निकालना होगा तो हम लोग कैसे मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x √(-4) हो गया। ठीक है, √(-4) हो गया, तो √(-4) हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका तो आयोटा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग 10th में जब पढ़ते थे, यानी 11th क्लास से नीचे जब हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पे यदि रूट में आ जाता था मान और माइनस में रहता था तो हम लोग लिख लेते थे क्या, कि ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, यानी ये वैल्यू क्या है, अमान्य है, ये वैल्यू अमान्य है, ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ये रूट में माइनस आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा। क्योंकि इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास यानी 11th में, तो 11th में हम लोग आ गए तो ये √(-1) हो जाता है और ये √(4) हो गया। ऐसे और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम ले लिए x² + 3 = 0, तो x² + 3 = 0, यानी x² बराबर क्या होगा, -3 हो गया। तो x² का उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट में हो जाता है, तो ये रूट में -3 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -√(1 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर √3i हो जाएगा, क्योंकि -√1 का मान क्या हो जाएगा, -√1 का मान हो जाता है यहाँ पे i हो जाता है, यानी आयोटा हो जाता है। ये आप लोग जानते हैं। और 3 का 3 ऐसे ही रह जाएगा, √3 का। तो ये चीज़ें इक्वेशन के थ्रू आप लोग समझ गए कि इक्वेशन के थ्रू कैसे वहाँ पे हम लोग को आता था कम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते थे, जो कि चीज़ यहाँ पे करना है कम्प्लेक्स नंबर को। तो ये चीज़ें कम्प्लेक्स नंबर के बारे में यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को। तो ये चीज़ अब देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्लास 11th का है क्या, कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके नोट्स को देखेंगे, क्लास 11th का है। ये बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे थे पीछे, इसी वीडियो में बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। आप अब पढ़ेंगे कि चैप्टर में टॉपिक क्या क्या है, उस टॉपिक का मतलब क्या होता है और आगे उसको कैसे यूज करेंगे। तो पहले इसके थ्योरी को पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में। तो कम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को जेड से। कम्प्लेक्स नंबर बराबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी
नंबर। तो रियल नंबर आर प्लस यहाँ पे जेड लिख सकते हैं आर जेड, और ये इमेजिनरी नंबर आई जेड। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को ऐड करते हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को ऐड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे मिलेगा इसका डिफिनीशन भी हम देखेंगे, विधिवत डिफिनीशन देखेंगे। आप नोट्स पे चलते हैं, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, पहले क्या चीज़ देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के बारे में देखना है कि इमेजिनरी नंबर है क्या। तो इमेजिनरी नंबर का डिफिनीशन देख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर कहते किसे हैं। ऐसे हम लोग बेसिक के रूप में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से इसका डिफिनीशन विधिवत देख लेते हैं एक्सप्लेन करके। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं हमको मैसेज करके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम कहीं पे भी या इंस्टाग्राम कहीं पे भी। अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का डिफिनीशन देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। यानी स्क्वायर रूट में जो हो रियल नंबर और निगेटिव हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे √5, √2 माइनस में है, √5 भी यहाँ पे माइनस में है, √-7 ले लेंगे, √-9 ले लिए, √-8 ले लिए। ये सब क्या है, अगर यदि माइनस हटा देते हैं तो रियल नंबर होगा। आप माइनस यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे माइनस यदि लगा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इमेजिनरी नंबर हो जा रहा है। तो वही चीज़ें यहाँ पे डिफिनीशन में बोला जा रहा है। डिफिनीशन में यही चीज़ें बोला जा रहा है यहाँ पे कि द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का ये एग्जाम्पल्स हो गया। द क्वांटिटी √-1 इज एन इमेजिनरी यूनिट, इट इज डिनोटेड बाई आई। यानी इमेजिनरी नंबर को आई से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग आयोटा कहते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, आयोटा होता है। इमेजिनरी नंबर को आई से सूचित करेंगे, डिनोटेड करेंगे, आई को हम लोग आयोटा कहेंगे। अब आयोटा के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि आयोटे का कुछ वैल्यू होता है। तो कि पावर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, विदाउट पावर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, पावर 2 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा। तो इस चीज़ों को हम देख लेते हैं आयोटा के बारे में। इसको बहुत ध्यान से देखना होगा, जो पावर ऑफ आयोटा है यहाँ पे दिया है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ये दूसरा टॉपिक है कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो आयोटा के बारे में देखते हैं। तो यदि आई बराबर होगा तो √-1 हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर होगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। वही इसको याद करना है, ढंग से इसको याद करना है। ये भी आई है इस चैप्टर के लिए, इसी के अनुसार ये पूरा चैप्टर बनेगा। तो आई इक्वल टू √-1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, और आई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई क्यू बराबर -i होता है। ये होता कैसे, इस चीज़ को देख लेते हैं। आई स्क्वायर आई इंटू आई। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना ही यहाँ पे दिया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 दिया है। तो ये -1 गुना आई, तो -i ना होगा, क्योंकि जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -i हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। i के पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये 4 चीज़ जो है आयोटा का, इसको बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिए, एकदम माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त इसका 100% यूज होगा सभी क्वेश्चनों में। ठीक है, तो इसको आयोटा का वैल्यू कहाँ पे कैसे कैसे होता है इसको याद कर लेना है। आई का वैल्यू √-1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -i हो जाता है। आता कैसे है, तो ऐसे इसको निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि आई क्यू का वैल्यू क्या होगा, आई क्यू का वैल्यू -i होगा। डायरेक्ट ही याद रखिएगा तो सही होगा। i4 का वैल्यू कितना होगा, आई के पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाए। आई के पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। सो आई के पावर 4n+1 इक्वल टू आई। यदि आई के पावर 4n+1 दिया है, यानी n का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे +1 यदि दे दे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, i होगा। यदि i के पावर 4n+2 हो, यानी n का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो n मतलब नेचुरल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, रख सकते हैं वहाँ पे मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। i के पावर 4n+3 तो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा।
माइनस में। आई के पावर 4n होगा तो क्या हो जाएगा, आई के पावर 4n होगा तो 1 होगा। यानी जो भी संख्या होगी पावर में आई के पावर में जो भी संख्या होगी, मान के चलिए यहाँ पे हम 240 ले लिए, तो ये 240 ले लिए तो ये 4 से डिवाइडेड होगा। यदि 4 से डिवाइडेड हो गया इसका पावर तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। और यदि 4 से डिवाइडेड नहीं होगा और जो शेष बच जाएगा उसके अनुसार, यदि शेष 3 बच रहा है तो माइनस आई हो जाएगा। यदि शेष 1 बच रहा है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर माइनस आई हो जाएगा। यदि शेष 2 बच रहा है पावर के ऊपर तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि कैसे आता है। आई का वैल्यू आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम 100% इसको यूज करना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि यदि कोई भी पावर, आई का पावर कुछ भी हो और 4 से डिवाइडेड है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 100% 1 हो जाएगा। नोट में देख लेते हैं, फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, देन रिजल्ट रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी रेशियो रूट अंडर ए बी इज ट्रूली ओनली when at least one of the given number that is either 0 और पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा कि रूट अंडर माइनस ए गुणा रूट अंडर माइनस बी नॉट इजकल टू रूट अंडर ए बी। क्योंकि यदि ऐसे दिया है तो ये आप लोग प्लस मत मान लीजिए, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे है, तो आप लोग ऐसे मत कह दीजिएगा कि दोनों मिलकर प्लस नहीं हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं है, ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि हम इतना लिख देंगे कि ये दोनों मिलकर प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 100% गलत होगा। क्योंकि ये माइनस में यदि है तो क्या हो जाएगा, ये तो आयोटा का वैल्यू होगा। तो आयोटा का वैल्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए और यहाँ पे आई होगा, आई और रूट अंडर बी हो जाएगा, होगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 100% गलत होगा। तो इस नोट को आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो कंसेप्ट दिया है इसको याद रखिएगा कि कभी भी कोई संख्या हो या कोई नंबर हो या कोई लेटर हो, ठीक है, कोई लेटर हो, कोई नंबर हो, कोई संख्या हो, ठीक है, और निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है यहाँ पे -a गुना रूट अंडर माइनस बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी, तो ये गलत होगा, नॉट इक्वल टू होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे भी आयोटा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको कि ये गलत है, ये कंसेप्ट क्या है, नॉट इक्वल टू होगा। तो ये याद रखिएगा, आई इज नाइदर पॉजिटिव 0 नॉर निगेटिव, ठीक है, आई इज नाइदर पॉजिटिव 0 नॉर निगेटिव, ओके। और यदि आई के पावर n, आई के पावर n+1, आई के पावर n+2, आई के पावर n+3 हो तो ये 0 के इक्विवेलेंट होता है। आई के पावर n, आई के पावर n+1, आई के पावर n+2 प्लस आई के पावर n+3, ये 0 के इक्विवेलेंट होता है, यानी 0 के बराबर होगा। इतना दिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। लास्ट वाला जो नोट डाउन है इसको याद रखिएगा कि ये 0 के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन क्या होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, कहीं कहीं लिखा रहेगा x प्लस आई वाई, जेड बराबर x प्लस आई वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं z बराबर a प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनीशन में हम लोग दिए हैं यहाँ पे कि x प्लस आई बी, एक्स प्लस आई वाई, x plus iy, where x and y are real numbers is called complex number. x is called real part and y is called imaginary part। ये हमने बताया था कि x क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे x रियल पार्ट हो गया, y होगा इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि जो i के साथ रहेगा इमेजिनरी पार्ट होगा, जो नॉर्मल रहेगा वो क्या है, रियल पार्ट हो जाएगा। तो मान के चलिए एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं ऐसे 3 प्लस i4 ले लिए या 4i ले लिए,
कुछ भी ले लिए, या रूट में ही 4 हो गया, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सूत्र बताया गया कि ये जो पार्ट होगा रियल पार्ट होगा और ये पार्ट जो होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। आई के साथ जो भी वैल्यू रहेगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और जो नॉर्मल रहेगा वो रियल पार्ट होगा। दोनों को मिक्स कर देंगे यानी दोनों को ऐड कर देंगे जब, तो उसी को कहेंगे हम लोग जेड कहेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन आप लोग समझ गए कि ये नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई where x and y are real numbers is called a complex number. X is called real part and y is called imaginary part of complex number, that is REZ यानी real part equal to x and IMZ यानी imaginary part is equal to y। ये real part हो गया और ये imaginary part हो गया, इसको बता दिया गया है। आगे देखते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू, यही ना है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप क्या है? एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म या रूप कह सकते हैं इसको। इज ए प्योरली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0 एंड प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट इज 0। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी क्या हो जाएगा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया गया है, एक Z1 यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक ठो हो गया Z1 बराबर x1 प्लस आई y1, और ये क्या हो गया सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आर इक्वल यानी कब इक्वल होगा, इफ यदि x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2, दैट इज REZ1 REZ2 and IMZ1 IMZ2। नोट ऑर्डर रिलेशन ग्रेटर देन एंड लेस देन आर नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन नहीं होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। बिल्कुल इक्वल टू होगा तभी जाके क्या होगा, दोनों हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर लेंगे। देखेंगे कि यदि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्विवेलेंट है यानी इक्वलिटी है, तभी उसको कहेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये क्या हो जाएगा, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया गया, रियल पार्ट को बराबर किया गया है, फिर इमेजिनरी पार्ट को बराबर किया गया है, रियल पार्ट को बराबर किया गया और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को बराबर किया है, तभी जाके इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्रा के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, तो लेट माना कि Z1 बराबर x1 प्लस आई y1 एंड Z2 बराबर x2 आई y2 बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन दियर सम डिफाइंड एज, यानी दोनों को ऐड किया गया, दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया गया है, इसमें दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, दोनों को ऐड किए, तो दोनों को ऐड करने पे क्या प्राप्त होगा, तो रियल पार्ट को अलग ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग ऐड कर देंगे। यानी Z1 बराबर यहाँ दिया था क्या x1 प्लस आई y1 और Z2 बराबर क्या दिया था x2 प्लस आई y2। तो इसको यदि हम लोग को ऐड करना है यानी Z1 प्लस Z2 करना है तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 यानी ये रियल पार्ट हो गया, ये दोनों रियल पार्ट एक जगह ऐड हो गया, इमेजिनरी पार्ट एक जगह ऐड हो जाएगा, और y1 प्लस y2 और साथ में i है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि कैसे ऐड करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसको एडिशन इसका कौन कौन सा है प्रॉपर्टीज, यानी इसके एडिशन के गुण कौन कौन से, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के गुण कौन कौन से हैं। तो ये होता है कम्यूटेटिव, आप लोग पढ़े होंगे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एडिटिव। तीन ठो रूल है, यानी कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ और एडिटिव लॉ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे यूज करते हैं, Z1 प्लस Z2 बराबर क्या हो जाता है, Z2 प्लस Z1 हो जाता है। एसोसिएटिव में क्या हो जाता है, Z1 प्लस
ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाहर हो जाएगा यहाँ पे एसोसिएटिव में। एडिटिव में Z प्लस 0 इक्वल टू Z बराबर 0 प्लस Z, ये एडिटिव हो गया। हेयर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आप लोग जानते ही हैं, ये 6th-7th में आप लोग पढ़े होंगे ये तीनों रूप। आगे है सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, अब है सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी घटाओ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाया जा सकता है। जैसे जोड़े हैं वैसे घटा देंगे, रियल पार्ट को एक जगह और इमेजनरी पार्ट को एक जगह कर लेंगे, जैसे डिफिनीशन में दिया है देख लीजिए। लेट Z1 बराबर, ये क्या हो गया, ये पहला ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, देन दियर डिफरेंस इज डिफाइंड एज, तो ये Z1 माइनस Z2 कर दिया है और ये क्या हो गया, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट को छांट दिया गया है, अगले लाइन में रियल पार्ट को छांट के माइनस कर दिया गया और इमेजनरी पार्ट को अलग छांट के माइनस कर दिया गया। तो ऐसे ही घटाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव भी आपको आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव कैसे करते हैं। रियल पार्ट को घटा देंगे एक में और इमेजनरी पार्ट को एक में करके घटा देंगे, तो वही हो जाएगा हम लोग का सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दियर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज, तो ये Z1 इंटू Z2 हो गया बराबर, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिए, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो रियल पार्ट को छांट देंगे और इमेजनरी पार्ट को भी छांट देंगे। तो x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, और फिर क्या करेंगे, ये इमेजनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग देख लीजिए कैसे किया गया है। यहाँ पे निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, इसको देख के समझ सकते हैं कैलकुलेशन को। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के कितने गुण हैं, कौन कौन से हैं। तो कम्यूटेटिव है एक ठो एसोसिएटिव है और एक ठो मल्टीप्लिकेटिव है। तो 3 ठो है, तीनों आप लोग ध्यान से देख लीजिए। एसोसिएटिव कैसा होता है और कम्यूटेटिव कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव कैसा होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एवरी नॉन जीरो, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर every non-zero complex number z, there exists a complex number z1 such that z into z1 इक्वल टू 1 बराबर Z1 इंटू जेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी देख लीजिए कैसे। ये सब जो Z1 Z2 Z3 है क्या है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कैसे कैलकुलेट किया गया है, मान के चलिए सबका कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, तो इसी सूत्र पर हम लोग बना सकते हैं। एक तरह से आपके लिए सूत्र है, सारा क्या है, सूत्र है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सूत्र है, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सूत्र है, और कुछ प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रॉपर्टीज और सूत्र को आप लोग देख लीजिए, क्या था, मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर था और फिर से प्रॉपर्टीज इसका था। और ये एडिशन था, एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्ट नंबर था, और यहाँ सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसी सूत्र के अनुसार करेंगे। ये Z1 Z2 जहां भी दिया है वो क्या है, Z1 बराबर एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, Z2 बराबर एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यदि Z3 दिया है तो Z3 बराबर अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करेंगे, तो Z1 बराबर इतना दिया है, Z2 बराबर इतना दिया है, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन दियर डिवीजन डिफाइंड है। तो इसी सूत्र के अनुसार हम लोग डिफाइंड करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, Z2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। कभी भी डिवीजन में क्या होगा, Z2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी जो नीचे होगा, मान के चलिए इसे Z2 बटा Z1 है, यदि Z2 बटा Z1 होगा तो Z1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है Z1 बटा Z2, तो Z2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवीजन का रूल लगा सकते हैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। तो इस सूत्र के अनुसार आप लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लीजिएगा। उस सूत्र के अनुसार आप लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए आप लोग सभी सूत्रों को।
डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये हो गया आप लोग को एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब बाकी बेसिक चीज़ें आप लोग देखेंगे पीछे, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं इसको ध्यान से देखिए और समझिए, और इसको करने के बाद से एक बार बुक को पढ़िए आप लोग, ठीक है। बुक को पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक समझ में आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल को बनाइएगा। इसमें और भी थ्योरी है, और भी थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो इतने थ्योरी को आप लोग कंप्लीट रखिए, इस पर जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइए, ठीक है। जहाँ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखिए वीडियो को, क्योंकि 11th क्लास क्या है 10th से बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल अलग है तो बिल्कुल अलग भी मेहनत करना होगा आपको, तो बिल्कुल अलग मेहनत करिएगा तभी जाके समझ में आएगा। तो इसलिए बिल्कुल अलग तरीके से आप लोग को मेहनत करना होगा, अलग तरीके से टाइम देना होगा, अलग तरीके से सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि इसमें 10th से बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, अलग टाइप का थ्योरी मिलेगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है, सभी थ्योरी को, सभी कंसेप्ट को ध्यान रखना है, तभी आप जाके कर पाइएगा। क्योंकि मैथ क्या है, मैथ बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पे 10th जैसा नहीं है कि आप लोग 2 महीने 3 महीने में कर लीजिएगा। इसके करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय आप लोग को चाहिए। 6 महीने आप लोग यदि स्टेबल रहिएगा तभी कर पाइएगा, क्योंकि सभी बच्चे 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग यदि 6 महीने स्टेबल रह गए, सही से आप लोग कर लिए, सभी कंसेप्ट को याद रखे हैं, तो सही तरीके से आप लोग कर सकते हैं। 11th का मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जेईई एग्ज़ाम के लिए या किसी और भी एग्ज़ाम के लिए यदि 12th बेस पर कोई फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को भरते हैं, उस एग्ज़ाम में आप लोग को बैठना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इसके लिए ये बहुत ही चैप्टर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर हर एक जगह पूछा जाता है, क्योंकि एक नंबर सिस्टम का ये पार्ट है, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है, ठीक है। ध्यान से रखिए इसको और याद रखिए। इसमें जहाँ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। कंसेप्ट को लिखिए, 2-3 बार पढ़िए, समझिए, फिर एग्जाम्पल्स कीजिए, ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।